सीएम योगी आदित्यनाथ का कल ग्रेटर नोएडा का दौरा। इंडिया एक्सपो सेंटर जाएंगे सीएम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी का लेंगे जायजा। 25 से 29 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। सीएम योगी ने की जीएसटी सुधारों की सराहना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जीएसटी में सुधार से उत्तर प्रदेश का होगा सबसे ज्यादा फायदा। कल पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। दिशा पटाने के घर गोली चलाने वाले का एनकाउंटर। रोहित गोदरा ने किया धमकी भरा पोस्ट। लिखा, वक्त लग सकता है लेकिन हम किसी भी हालात में माफी नहीं देंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि बैठक करी। औद्योगिक विकास विभाग की बैठक की जहां सीएम ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श और चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की गई और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में कई विकास कार्यों की चर्चा और विचार विमर्श किया गया कई मुद्दों पर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता करी जहां बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही लखनऊ में बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता करी जहां तमाम मुद्दों पे और इसके साथ ही तमाम विकास कार्यों को लेकर बता दें कि चर्चा और विचार विमर्श किया गया। औद्योगिक विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता की गई सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा और इसके साथ ही इस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया और चर्चा देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता दें जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास की बैठक की अध्यक्षता करी और इसके साथ ही बैठक में अन्य मुद्दों पर भी फोकस किया गया, जोर दिया गया, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देखने को मिले और इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श और चर्चा की गई है। लखनऊ से सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास की बैठक की समीक्षा की, अध्यक्षता करी और इसके साथ ही बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, विकास कार्यों पर जोर दिया गया और इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श और चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में जीएसटी काउंसिल द्वारा दी गई बता दें कि टैक्स दरों में कमी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और इसे पीएम की तरफ से लोगों के लिए दिवाली का तोहफा बताया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से इसका स्वागत हुआ है और 22 सितंबर से ये लागू होने जा रहा है। ये बदलाव टैक्स रिफॉर्म का हिस्सा है। इसमें आम आदमी को इतनी छूट दी गई है कि उसे महंगाई से राहत मिलेगी। ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी। रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने
कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में कटौती की गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सके और एक सामान्य नागरिक राहत प्राप्त कर सके। अकेले 2024-25 में देश ने 22,80,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। अगर आप इसे 2017 के पहले देखेंगे, ये केवल 7 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। अकेले इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीनों में जीएसटी संग्रह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, जो गत वर्ष के जीएसटी संग्रह करने से 10% अधिक है। 17 के पहले जीएसटी में जो उससे पहले टैक्सेस थे, सेल टैक्स, वैट या फिर सेस जो लोग देने वाले थे, उनका कुल संख्या थी 65 लाख और आज 25 में यह बढ़कर के हो गई है 1,51 लाख। यानी लाखों की संख्या में आज लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ टैक्स देने के लिए दिखाई देते हैं। और जो टैक्स की इस छूट का परिणाम क्या है, यानी 4 की बजाय 2 स्लैब देने का परिणाम क्या है? सामान्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, मार्केट में लोगों का विश्वास होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जागरूक कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने वाराणसी में प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस के सरकार में जिस वस्तु पर 40% टैक्स हुआ करता था, आज बीजेपी की सरकार में 5% टैक्स हो गया है। प्रेम शुक्ला ने जीएसटी से आम जनता को मिलने वाले फायदों पर जोर दिया और कांग्रेस के झूठे दावों को भी बेनकाब किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम सब अभिनंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, तब महात्मा गांधी के मनोमस्तिष्क पर राम राज्य को संस्थापित करने की संकल्पना थी और वह राम राज्य जब तक शोषक वर्ग अंग्रेजों द्वारा स्थापित टैक्स स्ट्रक्चर, कर संरचना को पूरी तरह से सुधारा नहीं जाता,
तब तक राम राज्य की परिकल्पना साकार होना असंभव थी। दिशा पटानी फायरिंग मामले में आरोपी रोहित ने धमकी भरा पोस्ट कर कहा है कि वे एनकाउंटर का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि वक्त लग सकता है, लेकिन हम किसी भी हालात में माफी नहीं देंगे। उनका यह बयान मामले की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। गांधीनगर तिराहे और रामलीला मैदान क्षेत्र में सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। जिला अधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर और एसडीएम सदर और इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गांधीनगर तिराहे पर अव्यवस्थित फुटपाथों को तत्काल से दुरुस्त किया जाए। बाकी सभी अधिकारियों के साथ कंसल्टेंट द्वारा भ्रमण किया गया। कार्य प्रगति पर है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड रहा है। बार बार इसमें प्लानिंग करना होता है। सबकी और यदि के दृष्टिगत यहाँ पे प्रॉपर्टी काम कर पाए, उसी के दृष्टिगत आज ये जो हमारा दौरा था, निरीक्षण था, तो इसमें सभी चीज़ें फाइनल जो डिस्कशन की जो कर ली गई है और हम लोग टारगेट करने की नवंबर एंड तक इस कार्य पूर्ण। पीलीभीत में अमरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अमरिया थाना क्षेत्र के पास बता दें कि पुलिया रास्ते से 3 अंतर्राज्यीय अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से चेक और नकदी, मोबाइल और अवैध शस्त्र कारतूस बरामद किए हैं। और बता दें कि बीती 28 जून को आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इनको धर दबोचा है। तीन लोग इसमें पकड़े गए हैं। ये मुकदमा अमरिया थाने पे लिखा गया था चोरी का। उसमें 3 लोगों को पकड़ा है। एक का नाम है फुरकान शमसी और दूसरे का नाम है रवि और तीसरे का नाम है नदीम। इसमें जो फुरकान है वो हिस्ट्री शीटर भी है। उसके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा लिखा जा चुका है जनपद आगरा में और 2017 में। और अभी जो इस केस में हमारी बरामदगी है, एक सोने की चैन इनसे बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल और 3000 रुपए नकद धनराशि इनसे बरामद की गई है। खबर पीलीभीत से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कड़ा प्रहार किया। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 थानों में 39 मुकदमे दर्ज किए हैं और इस कार्रवाई में कुल 108 किलो और 537 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त मादक पदार्थों की बता दें कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में डीसीआरबी बरेली परिसर में नष्ट किया गया। यह कदम तस्करों और नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति को दर्शाता हुआ नजर आया है। और पीलीभीत से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही नशीले पदार्थ को जब्त किया गया है और बाजार में उसकी कीमत लगभग बता दें कि काफ़ी ज़्यादा आंकी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि करोड़ों में मादक पदार्थों की कीमत और ये काफ़ी लंबे समय से ये कार्य चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद बता दें कि छापा मारते हुए और जब्त किया गया है, नशीले पदार्थों को जब्त कर दिया गया है और इसकी कार्रवाई के बाद बता दें कि काफ़ी ज़्यादा सनसनी फैली हुई है। करोड़ों में मादक पदार्थों की कीमत काफ़ी ज़्यादा आंकी गई है, बाजार में उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के बाद बता दें कि लोगों में और आसपास काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। पीलीभीत से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मादक पदार्थों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए और इसके साथ ही जब्त किया गया है और बता दें कि मौके पर पहुंच के ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद इस कार्रवाई के बाद से काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। पीलीभीत से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नशीले पदार्थ को जब्त किया गया है और इसके साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस ने
कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर बता दें कि इन पदार्थों को नष्ट किया है, जिसके साथ बता दें कि ये कार्य काफी लंबे समय से चलता हुआ नजर आ रहा था और आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को नष्ट और जब्त किया। और इसके साथ ही बता दें कि बाहरी कीमत इसकी काफी ज्यादा आंकी जा रही है और इस कार्रवाई के बाद से लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और ये पीलीभीत से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां नशीला पदार्थ को जब्त किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि ये पदार्थों को सप्लाई ये टोटल जनपद पीलीभीत में हमारे कप्तान सर के आदेश के अंतर्गत टोटल 39 अभियोग थे। 16 थानों पर जिनके मुकदमे लिखे गए थे, उसमें टोटल जो माल था 108 किलो का माल था, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ की कीमत थी। तो माननीय न्यायालय के आदेश से एक डिस्पोजल कमेटी बनाई गई और इसका डिस्पोजल के लिए इसको बरेली भेजा गया है। सीतापुर जिले के तहसील में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। कटान से अब तक बता दें कि कई मकान और खेत नदी में समा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक मदद नहीं मिल पा रही है और लोग राहत सामान का इंतजार कर रहे हैं। पानी भरने से मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। कई परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इतनी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। रास्ते जलमग्न हो गए हैं और इसके साथ ही लोग बता दें कि पलायन करने को मजबूर हैं। आज हमारी मौजूदगी सीतापुर जिले के लहरपुर तहसील के उन बाढ़ क्षेत्रों में है जहां शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों की परेशानी गहराती जा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ोतरी के कारण कई इलाकों में कटान तेजी से हो गया है, जिससे कई मकानों और खेतों में घाघरा नदी ने अपने आहोश में समा लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कटान की गति इतनी तेजी से है कि हर दिन उपजाऊ जमीन समा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, कि यहाँ पे कितनी बाढ़ की समस्या आई है। ये बताइए कि यहाँ पे बाढ़ की समस्या है, कितने खेत कितने मकान कैसे लोग रह रहे हैं? ये बहुत सर जी बहुत दिक्कत है। यहाँ की बात है कि समस्या है, बाढ़ आ जाती है यहाँ पे। जहाँ पे मौजूदा है यहाँ पे करिया पानी चलता है कि जाने में रोड साड़ा जाना है, बहुत तकलीफ की बात है, सबसे दिक्कत की बात है। नहीं तो यहाँ पे बताइए खेती आप लोग कैसे कर रहे हैं? खेती क्या है, इस समय खेती सब डूब गई है। सब डूब गई है। धान की फसलें? हाँ, धान की फसलें सब बर्बाद हो गई हैं। मकान की क्या स्थिति? मकान की स्थिति है, जितने घर खाना खाओ उतने घर पहुँचो, देर लगता है, गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए। अच्छा, वैसे बीमार अगर उसमें बीमार अगर हो जाए तो कैसे एम्बुलेंस आएगी, कैसे क्या? अब कोई रास्ता नहीं है, रास्ता भी दिक्कत है। अगर मंत्री विधायक यहाँ कोई अधिकारी आया है? कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। ये पहले बताइए, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है लगातार। हाँ। और यहाँ पर किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? अब सामना जी सर, अब ज़्यादा जोर बढ़ ही आ रही है, तो अब क्या करें, इधरों भी धान डूबे पड़े हुए हैं। अब क्या करें, खाद पांच कुछ भी उपाय नहीं दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, धान की फसल पूरी डूब गई है। हाँ, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, बस यही बात है, कमा के कैसे खाएंगे, कमाएंगे कि खाएंगे, कैसे किसानी करेंगे भाई। अब ऐसे डूब गए है, तो भाई क्या करें। क्या नाम है आपका? विकास। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये बताइए, आपके गांव लमसम पूरा बाढ़ ग्रसित है, ये बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं? बाढ़ बहुत तेज चल रही है और फसलें तो सब डूब गई हैं, न पान खाद कुछ नहीं, दिक्कतें बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत हो रही है। तो ये बताइए, जैसे आप बीमार पड़ जाए तो कैसे इन रास्तों को पार करके जाएंगे? आपको बहुत दिक्कतें हैं, तो कैसे जाएं, तो पड़ेगा जरूर जाना पड़ेगा। तो ये थे यहाँ के जो बाढ़ ग्रसित ग्रामीण थे, उनका साफ साफ कहना है कि सारे खेत जो हैं जलमग्न हो गए हैं, धान की फसलें बूढ़ चुकी हैं। अब ये क्या खाएं? RNTV न्यूज़ चैनल से अवनीश सिंह, सीतापुर। लखीमपुर खीरी में LRP चौराहे पर जलभराव की समस्या ने आम जनता को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वह नाराज नागरिकों ने जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का काफिला रोककर उन्हें मौके पर ही स्थिति का अवगत करवाया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने जनता को आश्वासन दिया कि वे CDO से बात कर समस्या का समाधान जल्द ही करवाएंगे।
बहराइच जिले के केसरगंज थाना क्षेत्र में गांव में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पत्नी का संस्कार करने के बाद पति अपने 2 रिश्तेदारों संग बता दें कि सरयू नदी गए, जहां नाव पलटने से तीनों की डूबकर मौत हो गई। और इसके साथ ही बता दें कि गोताखोरों की मदद से शव बरामद किए गए। अब घटना से पूरे गाँव में बता दें कि मातम का माहौल है। ग्राम निवलीपुर अंतर्गत थाना केसरगंज में एक दुखद घटना घटित हो गई। वहाँ पर रहने वाले अजय अपनी पत्नी के मरने के उपरांत 10वीं का संस्कार कर रहे थे। संस्कार के उपरांत लखनऊ से आए हुए उनके रिश्तेदारों के 2 लड़कों को लेकर अजय नाव में वहाँ पर चले गए सरयू नदी में। वहाँ पर नाव के पलट जाने से तीनों ही व्यक्ति उसमें डूब गए थे। आज सुबह फ्लड यूनिट पीएसी और गोताखोरों की मदद से पुलिस के द्वारा तीनों व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। पंचायतनामा भर के अग्रिम कार्य। मिर्जापुर के सिद्धपीठ शाकंभरी देवी क्षेत्र में नदी में भीषण सैलाब आ गया है, जिसे नवरात्र पर बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया अस्थायी लोहे का पुल बनाया गया है और ये बह गया और पानी का स्तर बता दें कि सड़क तक पहुंचने से ग्रामीण दहशत में है और कई जगह स्कूली बच्चों को बता दें कि वापस लौटना पड़ रहा है। सुरक्षा कारणों से पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं को मंदिर जाने से रोक दिया है। इलाके की कई नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रखे हैं। जालौन में 30 साल पुराने प्रदीप वाजपेयी हत्याकांड में आखिरकार रिपोर्ट दर्ज हो गई है। बता दें कि कोंज निवासी प्रदीप की बेतवा नदी में डूबकर हत्या कर दी गई थी और 7 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर निचली अदालत ने आदेश दिया है और मृतक के पिता आसमे थाने कोर्ट में बता दें कि लगातार चक्कर काटते हुए नजर रहे और बता दें कि 2021 में उनका निधन हो गया। अब बड़े बेटे ने केस की पैरवी संभाली है। हाईकोर्ट के आदेश पर जाँच और भी आगे कार्रवाई अब शुरू होगी। क्या नाम है सर आपका? आज जो एफआईआर दर्ज कराई है आपने 302 में, क्या मामला है, कब की घटना है? 1995 में प्रदीप कुमार की डेथ हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी अभी श्रीराम आदि द्वारा। उनके पिताजी उमा शंकर के द्वारा थाना कोटरा में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो न्यायालय द्वारा उन्होंने 52/1998 मुकदमा 156(3) के तहत डाला, जिसमें 14/10/98 को आर्डर पारित किया गया कि एफआईआर रजिस्टर्ड करें, लेकिन उसकी अभी तक कंप्लायंस नहीं हुई थी। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ था? क्या नाम है? 8 लोगों के खिलाफ। कौन कौन से नाम है? एफआईआर दर्ज करने के आर्डर हो गए थे, उसमें अभियुक्त के नाम है श्रीराम पुत्र सुखवासी, साकेत पुत्र श्याम नारायण, प्रेम नारायण, प्रकाश नारायण, कुलदीप नारायण, अनिल कुमार, अनूप कुमार और श्याम नारायण। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का आर्डर तब जब हमने जो है डीएम के यहाँ 2025 में दोबारा ये डाला कि अभी तक 1998 के आर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है, तो उसी के आर्डर में उसी के अनुपालन में डीएम उरई द्वारा उसी अनुपालन में पुनः एफआईआर रजिस्टर करने के लिए थाना अध्यक्ष कोटरा को निर्देशित किया गया है। वादी इसमें उमाशंकर जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनके मतलब मृतक के भाई देवेंद्र वाजपेयी ने इसमें दोबारा से पैरवी की और वो हाईकोर्ट भी गए इस आर्डर के लिए, उनकी कंप्लायंस हुई, तब जाके उनको सफलता मिली है, तब जाके डीएम उरई महोदय द्वारा उसमें आर्डर पारित किया गया है और अभियुक्त गांव के खिलाफ। बस्ती जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। रामपुर का शातिर गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि हरियर छानवी थाने की पुलिस और स्वाट और एसओजी टीम संयुक्त कार्रवाई में शामिल रही। मौके से एक डीसीएम वाहन और आधा दर्जन गौवंश बरामद हुए। घटना नेशनल हाईवे 27 के सिरई मोड़ पर हुई, जहां एसपी अभिनंदन ने खुद मोर्चा संभाला। जनपद बस्ती में गौ तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आज एक गौ तस्कर को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और उसको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसका नाम है सुभान पुत्र अफसर अली
और ये रहने वाला जनपद रामपुर का है और ये पशुओं से भरी गाड़ी को तस्करी के उद्देश्य से ले जा रहा था। और लगातार चूंकि हमारी टीमें एक्टिव हैं तो सूचना के आधार पे हम लोगों की टीमों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया और अपने आप को घिरता देख इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया और इसके पैर में गोली लगी है। यहाँ हम लोगों को 6 गोवंशीय पशु भी बरामद हुए हैं, जिनको हम लोग स्थानीय गौशाला में भेज रहे हैं ताकि इनका समुचित खान पान और इलाज हो। और इस क्रम में लगातार हम लोग जो है जितने भी गौ तस्कर हैं, पूर्व में अगर वो गौकशी के कोई मुकदमे हैं, जितने भी इस तरह के अपराधी हैं, इन सभी पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी जो टीमें हैं, सभी थानों की टीमें अलर्ट हैं, एसओजी और सर्विलांस की टीमें एक्टिवेट हैं और लगातार ऐसी कार्रवाई हम लोग आगे भी करते हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।